हेलो स्टूडेंट और हमारे प्यारे साथियों। आज हम संधि हिंदी व्याकरण के संधि टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहले हम जान लेते हैं कि संधि क्या है। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी दो शब्द होते हैं, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिल करके जो विकार उत्पन्न होता है उसमें, उसी को हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्णों के मेल को कहते हैं समास, संधि, वर्ण कोई नहीं। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, संधि में किसका मेल होता है? दूसरा प्रश्न है, संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का, शब्दों का, वाक्यों का, सभी का। तो भी हमने बताया है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का। तीसरा प्रश्न हमारा है, संधि के प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से संधि का भेद नहीं है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार अभी हमने बता दिए हैं। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो दीर्घ संधि है ये स्वर संधि का भेद है, इसलिए संधि का भेद दीर्घ संधि नहीं है। तो हमारा उत्तर डी सही है। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं, स्वरों और स्वरों का मेल। स्वरों और स्वरों का मेल किस संधि में? स्वरों और स्वरों का मेल किस संधि में होता है? यानी पहले शब्द के अंतिम में स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले में स्वर हो। तो स्वरों और स्वरों का मेल किस संधि में होता है? व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, संधि में, स्वर संधि में। किस में होता है? तो स्वर संधि में होता है। स्वरों और स्वरों का मेल स्वर संधि में होता है। 6वां क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न, व्यंजन के साथ स्वरों तथा व्यंजनों का मेल किस संधि में होता है? व्यंजन के साथ स्वरों तथा व्यंजनों का मेल किस संधि में होता है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि कोई नहीं। तो व्यंजन संधि में पहले व्यंजन रहेगा, उसके बाद स्वर रहेगा। यानी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल व्यंजन संधि में होता है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, स्वरों और स्वरों का मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग और
स्वर या व्यंजन का मेल होता है। तो व्यंजन के साथ स्वरों तथा व्यंजनों का मेल व्यंजन संधि में होता है। 7वां प्रश्न हमारा है, विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन का मेल किस संधि में होता है? विसर्ग के साथ, तो विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर तथा व्यंजन आता है, मिलता है, तो वह विसर्ग संधि में मिलता है। तो हमारा विसर्ग संध सही है। स्वर संध, विसर्ग संध, व्यंजन संध सभी में, तो इसमें विसर्ग संध सही है, क्योंकि विसर्ग संध में ही विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है। हमारा 8वां प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संध, व्यंजन संध, विसर्ग संध। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? पहला है दीर्घ संध, दूसरा है गुण संध, तीसरा है वृद्धि संध, चौथा है यड़ संध और 5वां है अयाद संध। ये 5 स्वर संधि हैं। अगला प्रश्न है, किस संधि में एक जात के स्वरों का मेल होता है? किस संधि में एक जात के स्वरों का मेल होता है? स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो किस संधि में एक जात के स्वरों का मेल होता है? तो एक जात के, यानी छोटा बड़ा एक जात के हैं, छोटी बड़ी एक जात के हैं, छोटाऊ बड़ाऊ एक जात के हैं, इनका मेल, यानी एक जात के छोटा बड़ा मिले आपस में या छोटी बड़ी आपस में मिले, तो जब एक किसी संध में एक जात के स्वरों का मेल होता है किस संध में, तो वो है दीर्घ संध। कौन सा संध है? दीर्घ संध। अगला प्रश्न हमारा है 10वां, छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल किस संधि में होता है? किस संधि में होता है? तो स्वर संध, गुण संध, दीर्घ संध, यड़ संध। तो छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आता है, तो ये बन जाता है। छोटा बड़ा के बाद छोटाऊ बड़ाऊ आता है, तो वो बन जाता है, और ये और वो गुण संध में बनता है, तो इसलिए इसमें हमारा बी सही है, गुण संध। अगला प्रश्न हमारा है, छोटा आ बड़ा आ के साथ ये ऐ या ओ औ का मेल किस संधि में होता है? तो स्वर संध, गुण संध, यड़ संध, वृद्धि संध। तो इसमें हमारा डी नंबर सही है, वृद्धि संध, क्योंकि छोटा आ बड़ा आ के बाद ये ऐ आए तो ऐ बन जाता है, एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। गुण में ए रहता था, और छोटा बड़ा के बाद यदि वो या औ आए तो औ हो जाता है। तो यह जो नियम है वो वृद्धि संध में है, तो इसीलिए हमारा विकल्प डी सही है, वृद्धि संध। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद भिन्न स्वर आने पर, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री, यानी पहले शब्द के अंत में छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, री हो,
इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी, तो छोटी ई बड़ी ई या वा रा आने पर या वा रा किस संधि में होता है? तो यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाद संधि। तो ये नियम यड़ संधि में होता है, इसलिए हमारा विकल्प ये सही है, यड़ संधि। तो छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी ई का या बन जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ वा बन जाता है और री रा बन जाता है। और एक और है जो हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत में होता है, लिरी, लिरी ला बन जाता है, या वा रा ला। तो हमारा विकल्प इसमें डी सही है। अगला प्रश्न हमारा है 13वां प्रश्न, ए ऐ वो औ, ए ऐ वो औ के बाद भिन्न स्वर आने पर ऐ आय औ आओ किस संधि में होता है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाद संधि, व्यंजन संधि। किस संधि में होता है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाद संधि, व्यंजन संधि। तो ये ऐ वो औ के बाद भिन्न स्वर आने पर ऐ आय औ आओ किस संधि में होता है? अयाद संधि में। इसलिए विकल्प हमारा सी सही है, अयाद संधि। अयाद संधि का नियम है कि पहले शब्द के अंत में ए ऐ वो औ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए ये जो है ऐ बन जाता है, ऐ जो है आय बन जाता है, वो औ बन जाता है और औ आव बन जाता है जुड़ने पर। जैसे पवन, पवन, तो पो धन अन, ओ आया है अंत में ओ और उसके बाद भिन्न स्वर आ आया है तो दोनों मिलकर औ हो गया है, तो वही जुड़ गया है पवन। अगला प्रश्न हमारा है स्वार्थ में कौन सी संधि है? स्वार्थ एक शब्द है स्वागत, तो स्वागत में सुधन आगत, इसमें यड़ संधि है। लेकिन स्वार्थ, स्वार्थ में यड़ संधि नहीं है, तो स्वार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, स्वर संधि। तो स्वार्थ में दीर्घ संधि है, तो विकल्प हमारा ये सही है। क्योंकि जब हम सु करेंगे सुधन तो आर्थ हो जाएगा, तो ये गलत है। स्वाधन अर्थ क्या हो जाएगा? स्वा प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ। स्वार्थ, तो स्वार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है श्रीष का संधि विच्छेद है। श्रीष, श्रीष का संधि विच्छेद है सराधन ईस, श्री धन ईस, श्री धन सा, डी विकल्प कोई नहीं। तो श्रीष का संधि विच्छेद है, तो श्रीष, श्रीष को जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा श्री धन ईस। क्या बनेगा? श्री धन ईस, श्रीष। बड़ी ई मिल करके बड़ी ई हो गया है। जब एक ही जात के स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न हमारा है वधूत्सव में संधि है। वधूत्सव, तो वधूत्सव में संधि है गुण संधि,
यड़ संधि, दीर्घ संधि, अयाध संधि। तो वधूत्सव में दीर्घ संधि है, इसलिए विकल्प हमारा सी सही है, दीर्घ संधि। वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव, वधूत्सव। बड़ाऊ और छोटाऊ मिलकर के बड़ाऊ हो गया है। तो जब एक ही जात के स्वर में आपस में मिलते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। अगला प्रश्न हमारा है, रमेश का संधि विच्छेद होगा। रमेश का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद यानी इसको अलग अलग करना है। तो ए है रमा धन ईश, बी है राम धन ईश, सी है रमे धन ईश, डी है रमा धन ईश। तो रमेश का संधि विच्छेद रमाधन ईश, विकल्प हमारा ए सही है, रमाधन ईश, रमाधन ईश। जब देखो पहले शब्द के अंत में बड़ा आ है और बाद वाले शब्द के पहले बड़ी ई है, तो जब छोटा बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, इसलिए रमेश हो गया है। तो यह नियम गुण संधि का नियम है। अगला प्रश्न हमारा है, महोदय में संधि है। महोदय में संधि है। गुण संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, डी विकल्प कोई नहीं। तो महोदय में संधि है तो महाधन उदय, यानी पहले वाले के बाद में छोटा बड़ा और बाद वाले के शुरू में छोटाऊ बड़ाऊ। तो यह गुण संधि का नियम होता है। तो इसमें विकल्प ए सही है, गुण संधि। महाधन उदय, महाधन उदय। तो महा अंत में बड़ा आ है और बाद वाले शब्द में आगे छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर दोनों में विकार होकर मिल गए हैं तो क्या बन गए हैं, ओ बन गए हैं। तो ए और ओ गुण संधि में बनते हैं, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, महर्षि में संधि है। महर्षि में संधि है। यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाध संधि। तो महर्षि महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। महा पहले वाले के बाद में बड़ा आ है और बाद वाले के शुरू में री है, तो जब छोटा आ या बड़ा आ उसके बाद री मिलता है तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, और अर गुण संधि का नियम है, इसलिए इसमें विकल्प सी सही है, गुण संधि। अगला प्रश्न हमारा है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सज्जन, महोदय, महर्षि, अत्याचार। तो सज्जन, सज्जन, सत धन जन, सत धन जन। महोदय महाधन उदय, महर्षि महाधन ऋषि, अत्याचार अतिधन आचार। तो हमारा विकल्प इसमें ये सही है, सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण। सत ता में हलंत लगेगा, सत धन जन, सज्जन। महोदय में गुण संधि है, महर्षि में गुण संधि है क्योंकि ओ अर आया है, और अत्याचार में यड़ संधि है, अति प्लस आचार, या वा रा ला यड़ संधि में बनता है। अगला प्रश्न हमारा है, किन शब्दों में व्यंजन संधि का उदाहरण है। किन शब्दों में व्यंजन संधि का उदाहरण है। सज्जन, वागीश, तल्लीन, सभी में।
तो किन शब्दों में व्यंजन संधि का उदाहरण है? सज्जन, सज्जन में भी व्यंजन संधि है। वागीश, वागीश में भी व्यंजन संधि है। वाक धन ईश, का पर हलंत लग जाएगा अंत में, वाक धन ईश। तल्लीन, तत् धन लीन, तो इन तीनों में व्यंजन संधि है, इसलिए ये तीनों व्यंजन संधि के ही उदाहरण हैं। तो विकल्प हमारा इसमें डी सही होगा। सज्जन, वागीश, तल्लीन तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अत्याचार, विद्यालय, गायक, जगदम्बा। तो अत्याचार, अति धन आचार, बाद पहले वाले के बाद में छोटी बड़ी आया है और बाद वाले के पहले छोटा बड़ा आया है, इसलिए इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि का यड़ संधि है। विद्यालय, विद्यालय में विद्या प्लस आलय, बड़ा बड़ा आ मिल करके एक ही जात के स्वर मिले हैं, तो इसमें दीर्घ संधि है। गायक, गायक, गायक में बीच में आय आया है। गए धन अक, आय क्या बनता है? आय बनता है, तो ये अयाद संधि का नियम है, तो इसमें अयाद संधि है, यानी इसमें तीनों में स्वर संधि है। जगदम्बा, तो जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा, जगत ता में हलंत लग जाएगा प्लस अम्बा, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न हमारा है मनोरथ में संधि है। मनोरथ में संधि है, तो मनोरथ में संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कोई नहीं। तो मनोरथ में मनाह धन रथ, मनाह धन रथ, विसर्ग के पहले यदि आकार हो, जैसे मनाह, मनाह विसर्ग है अंत में और उसके पहले ना है और ना में छोटा आ स्वर है, आकार हो यानी छोटा आ हो तो जुड़ने पर ओ हो जाता है। तो मनाह धन रथ मनोरथ, तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निरोग में संधि विच्छेद है। निरोग, पहला विकल्प है निधन रोग, निधन रोग, निर्धन रोग, निधन रोग। तो निरोग में संधि, निरोग का संधि विच्छेद, विकल्प हमारा ए सही है, निधन रोग, क्योंकि निधन रोग जब विसर्ग के पहले ई आए और बाद में रा आए तो छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है, छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वह निरोग हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर, संधि किए हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। संधि किए हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, समास विग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो संधि किए हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है संधि विच्छेद, इसलिए विकल्प हमारा बी सही है। वर्ण विच्छेद क्या होता है? कोई शब्द हमने लिखा है और उसके वर्णों को
अलग अलग कर देते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। और समास किए हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और संधि किए हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मात्राज्ञा में संधि विच्छेद होगा। मात्राज्ञा में संधि विच्छेद होगा। मात्र प्लस आज्ञा, माता प्लस आज्ञा, मात्रा प्लस ज्ञा, कोई नहीं। तो मात्राज्ञा में संधि विच्छेद होगा। इसमें हमारा विकल्प ए सही है, मात्र प्लस आज्ञा, क्योंकि इसमें री प्लस आ मिल करके रा हो गया है। क्या बन गया है? री रा बन गया है। जब छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी बड़ी का या बन जाता है, छोटाऊ बड़ाऊ का वा बन जाता है और री का रा बन जाता है। तो यह नियम यड़ संध का नियम है और इसमें मात्राज्ञा में यड़ संध है। अगला प्रश्न हमारा है, मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? तो अभी हमने बताया है कि मात्राज्ञा में यड़ संधि है। तो मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। विकल्प हमारा इसमें डी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भवन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाद संधि, यड़ संधि। भवन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाद संधि, यड़ संधि। तो भवन, भव, औ आया है तो अय आय औ आओ किस संधि में आता है? अयाद संधि में आता है। तो इसलिए हमारा विकल्प सी सही है, अयाद संधि। औ आया है यानी इसके पहले वाले शब्द के अंत में ओ होगा, यानी भो धन अन, इसका संधि विच्छेद होगा भो धन अन, भवन। तो इसमें अयाद संधि है। अगला प्रश्न हमारा है, शब्दों में वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद, शब्द विच्छेद, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है? शब्दों को देखो, संधि किए हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। शब्दों में वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। इसलिए इसमें विकल्प बी सही है। शब्द विच्छेद कोई नहीं होता है व्याकरण में, तो हमारा विकल्प इसमें बी सही है, वर्ण विच्छेद। कोई शब्द लिखा है उसके एक एक वर्ण को हम अलग कर देते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सदैव में संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव में संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव, इसमें एक ट्रिक है कि यदि हम ऊपर एक मात्रा देखें बीचों बीच में तो गुण होता है और उसमें एक वृद्धि हो जाए, दो मात्रा दिखाई दे तो उसमें जब एक मात्रा दिखाई दे तो गुण संध होता है और जब दो मात्रा दिखाई दे ऊपर तो वृद्धि संध होता है। तो इसमें वृद्धि संध है। वृद्धि संध का नियम है, छोटा आ बड़ा आ के बाद, छोटा आ बड़ा आ के बाद जब अय या
औ आए तो दोनों मिलकर अ या औ हो जाते हैं। तो ये वृद्धि संधि का नियम है। तो इसको यानी पहले वाले शब्द में छोटा आ या बड़ा आ आना चाहिए। तो इसमें विकल्प दिया है सद धन एयो, सदा धन एयो, सदा धन एयो, सदे धन एयो। तो सद इसमें नहीं सही है, अयो नहीं सही है, फिर डी वाले में सदे लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। यानी हमारा विकल्प यहाँ सी सही जाएगा, सदा धन एव, क्योंकि दोनों शब्द हमारे शुद्ध नज़र आते हैं। पहले वाले में बड़ा आ आया है और बाद वाले में ए आया है, दोनों मिलकर के आय हो गए हैं, इसलिए दा पर आय की मात्रा लग गया है, सदा धन एव सदैव। तो संधि में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और यदि प्रश्नों की जो स्थिति है वो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।